हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों यहाँ स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित जो है इंट्रोडक्शन क्लास को आप लोग तक पहुंचाया था। तो चलिए आज हम लोग पुनः जो है बच्चों उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग नई बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है हम लोग पदार्थ में आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इतिहास पर भी विचार करेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो नाम का एक वैज्ञानिक थे जिसने विद्युत के बारे में हम लोगों को कुछ बताया था, उसने सबसे पहले आवेश को किस प्रकार हम लोगों को दिया था, है कि नहीं, कैसे उसने मतलब ये प्रयोग करके बताया था कि कैसे कोई वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि कैसे कोई दूसरे वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ में आवेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, पदार्थ में आवेशन, पदार्थ में आवेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसके विषय में थोड़ा आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं बच्चों कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया था, समझे, तो उसने क्या किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो प्रयोग था बच्चों, उसमें थोड़ा सा मतलब ये चीज था कि उसमें दो प्रकार के पदार्थ को लिया गया था। एक तो रबर लिया गया था, ठीक है, और दूसरे को कांच लिया गया था। कांच है, ये रबर का एक छड़ नुमा एक संरचना है, ये भी कांच का भी एक छड़ नुमा संरचना है। इसको रबर को जो है फर से मतलब इसको रगड़ा गया था और कांच को सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया था। बात समझ में आ रहा है। अब रबर का एक क्या किया गया कि रबर का एक छड़ जैसा संरचना लिया गया। इस प्रकार है, मान लीजिए कि ये एक रबर है कि नहीं, छड़ मतलब छड़ जैसा संरचना लिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर कांच का एक संरचना लिया गया था। इस प्रकार ये कांच है। तो अब इसमें क्या किया गया, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले नहीं जानते थे कि कैसे कोई वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है और कैसे कोई एक वस्तु दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो वो रबर के जो था मेरा मतलब पदार्थ है, उसको फर से रगड़ा गया। मान लीजिए कि ये एक रबर का छड़नुमा संरचना है, इसको फर से हम लोग इसको क्या किए हैं, रगड़े। ठीक है, इसको रगड़े और जो है पुनः फिर जब रगड़ने के बाद फर को जब इसके नजदीक लाया गया, मान लीजिए कि ये एक फर कपड़ा है, ठीक है, फर आप समझते होंगे फर क्या है। तो जब रगड़ा गया फर को, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। वही बात यदि कांच के साथ किया जाए, तो कांच को सिल्क के कपड़े से जब रगड़ा गया और सिल्क के कपड़े को जब कांच के नजदीक लाया गया, ठीक है, सिल्क के कपड़े को कांच के नजदीक लाया गया, तो सिल्क और कांच एक दूसरे को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। बात समझ में आ गई। पुनः फिर ये प्रयोग को दोहराया गया, तो उसने क्या किया कि एक रबर का जो छड़ था, ये एक रबर का छड़ है और दूसरा रबर का छड़ को उसके नजदीक में रखा गया। दोनों ही रबर के छड़ को फर से रगड़ा गया था। तो जब रगड़ा गया तो देखा गया कि दोनों ही रबर के छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे थे। इसका मतलब है कि ये भी इससे दूर भागने लगे, ये भी इससे दूर भागने लगे। वही बात यहाँ पर भी होता है कि जब कांच के छड़ को, है ना, सिल्क के कपड़े से रगड़ करके, ये कांच का छड़ है, ये भी कांच का छड़ है, इस दोनों को छड़ों को सिल्क के कपड़े से जब रगड़ा गया, तो दोनों ही छड़ जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। तो लेकिन ये दोनों ही स्थिति में प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों ही स्थिति में प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन हमको अभी तक ये बात की जानकारी नहीं हो पा रही है कि आखिर इस दोनों में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है। बात समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या किया गया कि रबर के छड़ को, मान लीजिए कि ये पहला प्रयोग किया गया था, ये एक पहला प्रयोग था, ये दूसरा प्रयोग था, यहाँ पर तीसरा प्रयोग उसने क्या किया कि रबर के छड़ को, रबर का जो छड़ था और कांच के छड़ जो था, उसको एक दूसरे के नजदीक लाया गया। तो जब नजदीक लाया गया तो वो क्या देखा कि रबर का छड़ और कांच का छड़ जो था एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था। बात समझे। फिर वही बात यहाँ पर है कि जब फर, यहाँ पर जो फर है, आप देख रहे हैं कि फर के कपड़ा को जब सिल्क के कपड़ा के सामने लाया गया, ये फर का कपड़ा है और यहाँ पर सिल्क का जो कपड़ा है, जब ये दोनों को नजदीक लाया गया तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में ये बात जो है आने लगा कि जरूर ऐसी बातें हो रही है कि रबर के जो छड़ है
और कांच का जो छड़ है, दोनों ही छड़ों में एक विपरीत प्रकार का जो है आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने स्वेच्छा से, है कि नहीं, स्वेच्छा से, है ना, इस प्रकार के रबर के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको उसने ऋण आवेश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ऋण आवेश। स्वेच्छा से दिया, ये कोई मतलब जो है हम लोगों का कोई दिया हुआ बातें नहीं है या फिर कहीं लिखी गई बातें नहीं है, ये स्वेच्छा मन से उत्पन्न हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रबर के छड़ पर क्या कर दिया गया? ऋण आवेश उसने कह दिया, और यहाँ कांच के छड़ पर उसने धन आवेश नाम दे दिया। तो जब दे दिया गया तो यहाँ पर पता चल रहा है कि रबर के छड़ को जब फर से रगड़ा गया तो रबर के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और कांच के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। दोनों ही मतलब पदार्थ में, दोनों ही प्रकार के छड़ नुमा पदार्थ में एक विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होने के वजह से दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगा। बात वहीं यहाँ पर भी होता है कि जब आप यहाँ देख रहे हैं कि रबर के छड़ और फर के छड़ दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और यदि रबर का छड़ में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो 100% बात है कि फर के छड़ में भी धन आवेश उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कांच का छड़ और सिल्क का छड़, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब फर का छड़, ठीक है, जब फर के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो रहा है तो सिल्क के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा होगा। बात समझ में आ गया? तो आप बता सकते होंगे कि कांच के छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। जब सिल्क पे ऋण आवेश उत्पन्न हुआ तो कांच के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ होगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रयोग में उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि जब हम लोग किसी पदार्थ को, जब किसी वस्तु दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो आवेश के आदान प्रदान होने की वजह से उस पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन का यही था, है कि नहीं? और इस प्रयोग को आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, है कि नहीं? ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और फिर आगे जा करके हम लोग पदार्थ में अनेकों तरह से हम लोग आवेश को उत्पन्न करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आज उसी बात पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग पदार्थ में अन्य विधियों द्वारा आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि आवेश को हम लोग कैसे उत्पन्न करेंगे। तो पदार्थ में आवेशन की विधियां हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कि पदार्थ में आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ में आवेशन की, पदार्थ में आवेशन की विधियां, पदार्थ में आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती है। मेथड ऑफ चार्जिंग इन सबस्टेंस। तो 3 विधियां होती है। कौन कौन विधियां होती है? 3 विधियां। सबसे पहली जो विधियां होती है उसको हम लोग कौन सा विधि कहते हैं, है कि नहीं? स्पर्श द्वारा आवेशन। बात समझे? हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श द्वारा आवेशन, भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरा विधि जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरी जो विधियां होती है उसको हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। ये 3 विधियां होती है हम लोग किसी पदार्थ में आवेश उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि स्पर्श द्वारा आवेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी दूसरे वस्तु को दूसरे वस्तु से संपर्क करा करके, स्पर्श करा करके उस वस्तु में हम लोग आवेश उत्पन्न करते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला विधि क्या है? मेरा विधि है स्पर्श द्वारा आवेशन कैसे हम लोग उत्पन्न करते हैं। स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? स्पर्श द्वारा आवेशन में हम लोग पहले क्या करते हैं कि किसी भी एक वस्तु है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक कोई वस्तु है, मान लेते हैं। अभी हमको नहीं मालूम है कि ये इसमें किस प्रकार का आवेश है। ये एक निरावेशित वस्तु है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो ये कौन सा वस्तु है? ये निरावेशित वस्तु है, ये एक निरावेशित वस्तु है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक आवेश, ठीक है ना, आवेशित वस्तु को जब इसमें हम लोग संपर्क में लाते हैं, मान लेते हैं कि इसके संपर्क में हम लोग एक ऋण आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में हम लोग लाते हैं। इसमें कौन सा आवेश है? ऋण आवेशित,
यहाँ पे हम लोग दे दिए, चिन्ह भी दे दिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु को इस निरावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस वस्तु में जितने भी इस निरावेशित वस्तु क्यों है ये तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही आवेश मतलब धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में उपस्थित है, जिसके वजह से ये वस्तु निरावेशित हो गया। इसमें धन आवेश की मात्रा जितनी है उतनी ऋण आवेश की भी मात्रा है, जिसके वजह से ये वस्तु निरावेशित हो गया। तो अब जैसे ही ऋण आवेश इसके संपर्क में हम लोग लाते हैं तो होता क्या है कि इसके नज़दीक में जितने भी ऋण आवेशित वस्तु होगा मतलब आवेश होंगे, ऋण आवेश जो होंगे वो इस ऋण आवेश की वजह से प्रतिकर्षित होकर के दूर चला जाता है। सिर्फ इसके नज़दीक में कौन सा आवेश बच जाता है? धन आवेश, है कि नहीं? धन आवेश बचने की वजह से वो सारे इस ऋण आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि इसका ऋण आवेश यहाँ पर चले आता है। तो ऋण आवेश जब इसका यहाँ पर चले आया, सारा ऋण आवेश जब इसका यहाँ पर चले आता है तो ऊपर वाले अब क्या करते हैं, इस ऋण आवेशित वस्तु को इससे हटा लिया जाता है। तो जब इससे हम हटा लेंगे तो इस वस्तु में ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऋण आवेश की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि ये वस्तु जो होती है ना, स्पर्श द्वारा ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ये वस्तु। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। बात समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि ये एक क्या है, निरावेशित वस्तु है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों ही आवेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ही आवेश समान मात्रा में। अब हम लोग क्या कहते हैं कि एक ऋण आवेश, लेकिन इसके संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके संपर्क में लाते हैं तो इस वस्तु में जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश की वजह से प्रतिकर्षित होकर के दूर भाग जाती है। तो नजदीक में क्या बचता है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता होगा, एक धन आवेश बचता होगा। तो धन आवेश क्या करता है, इस ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेता है और ये सारा ऋण आवेश इस वस्तु में चले आता है। अब ऋण आवेश इस वस्तु में चले आता है, उसी क्षण क्या करते हैं, इस आवेशित ऋण आवेशित वस्तु को हटा लिया जाता है। अब आप जान रहे हैं कि इस पदार्थ में ऋण आवेश की तो मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से ऋण आवेश मौजूद है और भी एक ऋण आवेश चला गया, तो ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ये वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। किसी अन्य ऋण आवेशित वस्तु को जब इसके संपर्क में लाते हैं तो वो उसको क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। अब दूसरा जो होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। ये थोड़ा सा इंडक्शन मेथड इसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। कैसे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं, तो इस बात को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक निरावेशित वस्तु है। ये कौन सा वस्तु है, एक निरावेशित वस्तु है। ये एक निरावेशित वस्तु है मेरे पास, ठीक है। अब इसके संपर्क में नहीं लाया जाता है। मान लेते हैं कि इसके संपर्क में हम लोग नहीं क्या लाए, है कि नहीं। यहाँ पर एक इससे दूर ही हम लोग ऋण आवेशित वस्तु को रख देते हैं, कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। कुछ दूरी पर ऋणावेशित वस्तु को हम लोग संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं देख रहे, कुछ दूरी से अलग ही है, पृथक, ठीक है। जब इसको हम लोग इससे दूरी पर रख देते हैं तो अब हमको बताइए कि इस बस वही बात यहाँ पर भी होगी कि ये ऋण आवेश अपने प्रभाव के कारण इसके निकटवर्ती जितने भी ऋण आवेश होगा उसको तो प्रतिकर्षित कर देगा। तो ऋण आवेश कहाँ चले आएगा, ऋण आवेश तब दूर चला जाएगा। इसके प्रतिकर्षण की वजह से सारा ऋण आवेश दूर चला जाएगा और धन आवेश आपका नजदीक यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये धन आवेश को आकर्षित करेगा और ऋण आवेश को ये दूर कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक अर्थिंग टाइप का लेते हैं और इसको हम लोग इस पार्ट को हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थेड कर देते हैं, मतलब जमीन के साथ इसका संपर्क किसी तार से हम लोग कर देते हैं। तो जमीन के साथ संपर्क करने से क्या होता है कि इसमें जितने भी स्वतंत्र धनावेश है, जो फ्री पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो जमीन पे चले जाते हैं, निकल करके जमीन पर चले गए। जमीन में चलने की वजह से इस पूरे पदार्थ में आपका क्या शेष बच जाता है, ऋण आवेश शेष बच जाता है। तो ऋण आवेश शेष बचने की वजह से ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। तो है ना, हम लोग प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को हम लोग इस प्रकार आवेशित कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा बच्चों।
समझ में आ गया? बहुत आसान विधि है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक निरावेशित वस्तु को लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर हम लोग एक क्या करते हैं, ऋणावेशित वस्तु को ले लेते हैं। संपर्क में नहीं, थोड़ा सा अलग करके रख देते हैं, है ना, एट ए डिस्टेंस अपार्ट हम लोग करते हैं इसको। तो इस ऋण आवेश के कारण इसके नजदीक जितने भी ऋण आवेश होते हैं प्रतिकर्षित होकर के, आप देख रहे हैं दूर चला गया। अब नजदीक क्या बच गया, धनावेश। भूमि से संपर्क कर दिए, भू संपर्कित कर दिए, अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग देने से हम लोगों का क्या होता है कि इसके इतने स्वतंत्र धनावेश जो होते हैं वो कहाँ चले आए, जमीन पर चले जाता है और पदार्थ में ऋणावेश शेष बचने की वजह से संपूर्ण पदार्थ को यह ऋणावेशित कर देता है। तो इस प्रकार भी हम लोग आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर दो विधि देख रहे हैं, एक भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन आपको समझ में आ गया, एक प्रेरण द्वारा आवेशन समझ में आ गया। अब लेकिन हम लोग को अब समझना है कि पहले घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन को समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि परमाणु की संरचना क्या होती है कि नहीं। परमाणु की संरचना क्या होती है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो आप लोग 9th 9th क्लास में जो है बच्चों थोड़ा मोड़ा इसके विषय में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ऐसे भी आप लोगों को 12th में मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल्स में पढ़ना है परमाणु की संरचना। लेकिन आप लोग जितना 9th क्लास में है कि या 10th क्लास में परमाणु की संरचना जो पढ़े हैं उतना काफ़ी है आपको यहाँ पर इस बातों को समझने के लिए। डिटेल्स हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना क्या होती है। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में आपको आइडिया दे देते हैं कि परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु जो होती है एक गोलीय संरचना होती है कि नहीं। परमाणु कैसा होता है, एक गोलीय संरचना होती है। परमाणु एक गोलीय संरचना होती है ना। इसका बीच में क्या होता है, एक नाभिक मौजूद होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, है कि न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है वो भी जानते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन जो होता है आप जानते हैं कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जबकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसको उदासीन कहते हैं। कौन पार्टिकल है ये, उदासीन है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस प्रकार जो होती है वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, समझे। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का स्थान है, घर भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, मतलब ऋण आवेशित कण होता है। और वो न्यूक्लियस के मतलब नाभिक के वो चारों ओर चक्कर लगाता है, एक ही जगह रह करके चक्कर नहीं लगाता है। वो क्या करता है, अलग अलग कक्षा में रह करके चक्कर लगाता है, ठीक है। आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर वो चक्कर लगाया, फिर ये घर है कि नहीं, फिर ये है, इस तरह करके अलग अलग कक्षा में रह करके वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। इस तरह करके कक्षा की में चक्कर लगाता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह करके। तो पहली कक्षा की संख्या 1 होती है, दूसरी कक्षा की संख्या 2 होती है, तीसरी कक्षा की संख्या 3 होती है, चौथी कक्षा की संख्या 4 होती है। इसी तरह करके और भी होगा, 5 होती है, इसी तरह 6 होती है, इसी तरह 7 होती है, फिर आगे आगे और बढ़ते जाता है। मिनिमम 7 और मैक्सिमम इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती है, आप जानते हैं। तो पहली कक्षा को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू तक ही हम लोग लेते हैं। ऐसे किताब में भी क्यू तक ही लिया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये कक्षा है और ये कक्षा का उसका संख्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो हम लोग एक सूत्र जो होता है कि नहीं, 2n² के फार्मूला से हम लोग उसको देते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसमें हम लोग इस फार्मूला के द्वारा जो है जान सकते हैं। यदि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, है कि नहीं, तो हम लोग इस फार्मूला में यदि n जो है, n का मान रखेंगे और पता कर लेंगे, जहां n जो है वो कक्षा की संख्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं n क्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या है,
ठीक है, कक्षा की संख्या। अब आप कहेंगे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n का मान 1 रख देंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसके बाद l दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 गुना 2 कितना हो गया 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पांचवी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर n का 5 मान रखेंगे, तो 25 गुना 2 50। इसी तरह करके अन्य इलेक्ट्रॉन्स का मान भी आप निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, पांचवा कक्षा में 50 है कि नहीं। इसी तरह करके और छठी कक्षा में, सातवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे या फिर हम मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़ेंगे, है कि नहीं, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं, है कि नहीं, कितना कैसे कैसे इसमें प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह सकता है, कैसे मैनेज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स नॉलेज पढ़ेंगे। अभी उसके बारे में हम लोगों को जानना नहीं है कि नहीं। तो हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पर जानना है कि जैसे कि कोई भी कक्षा, है कि नहीं, यदि मान लेते हैं कि सभी परमाणु में सभी कक्षाएं मौजूद नहीं होती है, मतलब सभी कक्षा होती है लेकिन सभी कक्षा भरी भी नहीं होती है। सभी परमाणु में कक्षाएं तो होती है लेकिन कक्षा भरी भी नहीं होती है। अंतिम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आप सोडियम लेते हैं, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11। तो 11 होगा तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा 2 जाएगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, है कि नहीं 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। देखिए तो 8 2 10 और 1 11, मतलब उसकी यदि सोडियम की परमाणु संख्या यदि 11 है तो हम कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। तो अब वो 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होगा, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, आप जानते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, है कि नहीं। तो तीसरी कक्षा में आप उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, है कि नहीं, जबकि उसके पास अब शेष इलेक्ट्रॉन्स 1 बचा हुआ है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चला जाता है। तो ये जो बाहरी कक्षा है, बात को समझिए, इसको हम लोग कौन सी कक्षा कहते हैं, बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसको हम लोग कहते हैं, बाहरी कक्षा कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं, नाभिक का जो आवेश होता है, आप लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का आवेश उदासीन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के वजह से नाभिक का जो होता है चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, दोनों के बीच में, मतलब नाभिक और कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आकर्षण बल काम करता है। बात समझ में आ गई, आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल आप लोग ये बात पढ़े होंगे या फिर हम इसी लेसन में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे, कूलम का नियम। तो कूलम का नियम में आप देखिएगा क्या कि जो आकर्षण बल है वो दूरी पर निर्भर करती है। मतलब यदि दूरी बढ़ता है, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल का मान भी घट जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, आप देख रहे हैं वो नाभिक से नजदीक है तो बल का मान ज्यादा होगा। अब एल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नाभिक से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है तो थोड़ा बल का मान और घट जाएगा, है कि नहीं। एम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बल का मान थोड़ा और घटेगा। इसका मतलब है कि बल का मान कक्षा की संख्या बढ़ने पर धीरे धीरे घटता जाता है। तो सबसे ज्यादा बाहरी जो कक्षा होती है, जो बाहरी कक्षा होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि बल का मान बहुत ही कम होता है। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से कम मजबूती से बंधे होते हैं, मतलब थोड़ा कम प्रबलता से बंधे होते हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा फ्री टाइप से व्यवहार करता है कि नहीं, नाभिक से बंधा हुआ नहीं होता है, जिसके वजह से ये फ्री थोड़ा टाइप का व्यवहार करता है। तो ये क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कक्षा की संख्या ज्यादा होती है तो ये इसमें इतना बल कम हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लगभग कम मजबूती से बंधे होते हैं, बंधे तो होते हैं लेकिन बल का मान नाभिक से कम होता है। तो ये थोड़ा सा भी इस पर बल लगा दिया जाए तो ये कक्षा से अलग हो सकते हैं। तो ऐसा मतलब कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जिसमें थोड़ा सा भी ऊर्जा देने पर, थोड़ा बल लगाने पर वो अलग हो जाए, तो ऐसी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, है कि नहीं, उसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहते हैं उसको। बात समझ में आ गई।
कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक से कम मजबूती से बंधे होते हैं उसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पदार्थ में आवेशन को क्रिएट करता है कि नहीं? वो अब इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो होती है आवेशन की क्रियाएं शुरू होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आवेशन कैसे होती है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रयास करना होगा, है कि नहीं? लेकिन जो जरूरत बातें हैं हमने यहाँ पर बताया है। लेकिन परमाणु की संरचना के संबंध में यदि पढ़ना है तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अब यहां पर बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक पदार्थ है, पहला पदार्थ है, ठीक है? ये फर्स्ट पदार्थ है और ये एक दूसरा पदार्थ है, ठीक है? अब दोनों ही पदार्थ में आप जान रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर मात्रा में है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर मात्रा में, जिसके वजह से क्या होगा? ये प्रारंभिक अवस्था में उदासीन होंगे, न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे? उदासीन होते हैं। ये भी क्या होंगे? उदासीन होंगे। ये भी उदासीन होता है। अब दोनों ही पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ा जाता है। बात समझे? कभी कभी आप लोग बच्चा में है ना, जब छोटे छोटे हुआ करते थे उसमें आप लोग कभी कभी क्या करते थे कि अपने पेन को लेकर के बाल में रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर में रखते थे, तो आप देखते थे कि कागज जो होता है वो आकर्षित हो जाता था। या फिर आप लोग देखते होंगे सूखा जब बाल होता था और जब आप कंघी से जब बाल को मतलब सीधा करते थे तो उस समय क्या होता था कि बाल आपका कंघी से चिपक जाता था। या फिर आप लोग भी ऐसे भी देखे होंगे कि जब कागज, जब पीवीसी का जब पीवीसी पाइप जो होता है कि नहीं, उसको जब आप पेपर से जब रगड़ेंगे तो वो पेपर को क्या करता है? वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो बहुत सारा ऐसा उदाहरण है, आपको हम बताएंगे अभी, है कि नहीं? तो रगड़ने पर क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि दोनों ही पदार्थ को आपस में रगड़ा गया है, ये दोनों पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि मान लेते हैं कि दूसरे पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जो अभी आपको बताए हैं, जो उसका बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रगड़ने से वो जंप करके इसमें आ जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें आ गया, मान लेते हैं, है कि नहीं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें आ जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, ठीक है? अब इसको बात को भी समझिए। मान लेते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 प्रोटॉन है, ठीक है? और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 प्रोटॉन है, ठीक है? बात को समझिएगा। जब हम इसको रगड़े हैं तो इससे आप लोग कल्पना कीजिए बच्चों कि इससे है ना कि इस पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यदि इस पदार्थ में आ जाता है, ठीक है? तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जब इसमें आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 5 थी, अब कितना हो गया? इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया जिसकी वजह से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो आप लोग हमको बता सकते हैं बच्चों कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 5 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। तो इसमें किसकी आवेश की मात्रा बढ़ गई? धन आवेश की मात्रा कि ऋण आवेश की मात्रा? तो आप लोग जानते हैं ऋण आवेश की मात्रा बढ़ने की वजह से यह पदार्थ क्या हो गया? ऋण आवेशित हो गया, ठीक है? अब क्या होता है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की मात्रा यहाँ पर देखिए ज्यादा है, तो प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है? ये पदार्थ धनावेशित हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये धनावेशित था। अब दोनों ही पदार्थ को जब एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो दोनों ही पदार्थ क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? घर्षण द्वारा पदार्थ में आवेशन उत्पन्न करते हैं बच्चों, ठीक है? तो आप लोग बचपन में ही बच्चों बहुत सारा चीज देखे होंगे, बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि हम लोग क्या करते थे कि कलम को अपने है ना बाल पर रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम लोग लाते थे तो वो टुकड़े जो थे एक दूसरे पर आकर